नमस्कार. इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. माझ्यासोबत आहेत कीर्तिवर्धन भागवतझा आझाद. कीर्तिवर्धन भागवतझा आझाद हे नाव आज गोव्यासाठी तृणमूल काँग्रेसचे प्रभारी म्हणून नवीन असलं तरी देशासाठी ते नवीन नाही. या देशाला पहिलं वर्ल्ड कप ज्या कपिल देवच्या टीमने मिळवून दिलं त्या टीमचे एक शिलेदार. जवळजवळ 7 टेस्ट मॅचेस, 25हून अधिक इंटरनॅशनल मॅचेस, अशा प्रकारचं क्रिकेटमधलं करिअर असलेले आणि आता तेवढंच जोमदारपणे राजकारणामध्ये करिअर असलेले, 3 वेळा खासदार, 1 वेळा आमदार असलेले कीर्ती आझाद हे आज गोव्याच्या तृणमूल काँग्रेसचे प्रभारी म्हणून गोव्यात दाखल झालेले आहेत. इन गोवाच्या या कार्यक्रमात आझाद साहेब आपलं स्वागत. बहुत बहुत धन्यवाद. मला सांगा की आपल्याकडं गोव्यासारख्या एका म्हणजे सर्वार्थानं टीएमसीनं गमावलं आहे ऐसे एक स्टेट की जिम्मेदारी आई है. इसका मतलब है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. तो आप इस जिम्मेदारी की तरफ कैसा देखते हैं? गोवा में पहले भी आया और हर एक साल अपने परिवार के साथ आता हूँ और यहीं पे कलंगूट में विला लेके रहता हूँ. अच्छा. अगर हिंदुस्तान की एकता को देखना है, भारतवर्ष की एकता को देखना है, जहाँ किसी धर्म का, किसी जाति का कोई भी आदमी हो, उसमें भेदभाव नहीं है. गोवा की एक अपनी संस्कृति है और मैं भी इसी संस्कृति में अपने आप को समा लेता हूँ. मेरे लिए गोवा एक लघु भारत है और मुझे बड़ा ही सम्मान दिया है ममता दीदी ने, तृणमूल कांग्रेस ने. तृणमूल मतलब होता है जो जड़ से, जमीन से निकला हुआ. तृणमूल कांग्रेस का मुझे दिया है, वह भी गोवा का दिया है. वह गोवा जो मुझे मेरे हृदय में बसा हुआ है और मैं यहाँ आया हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि हमारी पार्टी जिस प्रकार से हमने माँ माटी मानुष, माँ होती है जो जन्म देती है, पालती है, मिट्टी है, ये सुगंध है, ये मेरा देश है, प्रदेश है. इस मिट्टी में मुझे अलग अलग संभावनाएं मिलती हैं. नौकरी मिलता है, परिवार मिलता है, खेती बाड़ी मिलती है, साग सब्जी मिलती है. तो ये मेरी मिट्टी है. इस मिट्टी के लिए कुछ करना. और मनुष्य, मानुष मतलब हम सब, जो भी इंसान है वो इंसान है. वो बाद में हिंदू, सिख या मुसलमान है या ईसाई है, वह पहले मनुष्य है. अगर उसको खून की जरूरत पड़ती है, अस्पताल जाता है, तो वह यह नहीं देखता कि वो किस जाति या धर्म का खून है. अगर उसके ग्रुप से मिलता है तो वो लेता है. वो है मानुष. सो माँ माटी मानुष, यह चीज है जो हमारी अलग पहचान बनाती है और गोवा की एक अपनी पहचान है. माँ माटी मानुष तो पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में एक ही बात है, लेकिन गोवा की एक अलग पहचान है. और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिला है कि मैं गोवा में आकर अपने पार्टी के माध्यम से गोवा की सेवा कर सकूं. मैं एक स्टेट इंचार्ज हूं, प्रभारी. पूरी टोटल टीम जो होगी वह गोवा की होगी. प्रेसिडेंट भी यही होगा, अध्यक्ष भी यहीं के होंगे, उपाध्यक्ष भी यहीं के होंगे, कोषाध्यक्ष भी यहीं के होंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी यहीं के होंगे. मैं केवल एक, जैसे टीम के अंदर कैप्टन होता है और टीम के अंदर एक मैनेजर होता है, मैं मैनेजर के रूप में काम करूंगा. जो भी गोवा के लोगों की स्थानीय समस्याएं होंगी, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्याएं होती हैं, जो पूरे गोवा को लेकर के समस्या है, उन सबों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, मैं उसका दिशा निर्देशन करूंगा और जो मुझसे आवश्यकता पड़ेगी वह मैं आगे बढ़ करके करूंगा. तृणमूल कांग्रेस ने जब गोवा में प्रवेश किया तब ये गोवा की इलेक्शन लग चुकी थी, गोवा का इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका था और इस समय आप आईपैक जैसे एक बहुत बड़ी जो इवेंट मैनेजमेंट में एक बड़ा काम करने वाली कंपनी के साथ गोवा में आए. महुआ मोइत्रा जी आपके पहले गोवा की प्रभारी रही है. तो इतनी सारी तैयारी के बावजूद गोवा के विधानसभा इलेक्शन में आपको जो मिलना चाहिए था, जो यश मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला. वो उसका इंटरप्रिटेशन, उसका विश्लेषण आप कैसा करते हैं? मैं 25 सीटों पे लड़ा, हमको 8% वोट मिला.
हम पिछले साल सितंबर में आए थे, हमारे लिए समय नहीं था, लेकिन उतने समय में गृह लक्ष्मी योजना हर घर घर गई, लोग को पता लगा तृणमूल कांग्रेस कौन है। युवा शक्ति कार्यक्रम गया, हर युवा के लिए गया, क्योंकि बेरोजगारी 19 लाख लोग यहाँ बेरोजगार हैं। वह हम गए तो घर घर तक पहुंचा, रजिस्ट्रेशन हमारे हर घर में हुआ। और माझी घर माझे हक, जो लोग के पास घर नहीं है, 72 तक का था शायद वो हमने योजना की। उस पे आप ये देखेंगे कि हमारे 100% रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन हमारे पास समय कम था। संभवतः लोगों को ये लगा कि शायद ये आए हैं, होगा नहीं होगा, और मैं लोगों के जो उन्होंने सम्मान दिया, जो उन्होंने सोचा, उसका मैं प्रणाम करके स्वीकार करता हूं। आप मुझे बताइए, 1885 की बनी हुई कांग्रेस पार्टी है ना, 132 साल की 132 साल की है, आज उनकी क्या परिस्थिति हो गई। हम इसके बावजूद 8% वोट लेकर के आए हैं, और हमको ये पता है कि हमारी योजनाओं से सीधा माँ जो होती है ना, माँ ही दूध पिलाती है, माँ ही बड़ा करती है तो बाप हमें पढ़ाता लिखाता है। तो माँ अगर खुश है, वो कभी घर में अपने बच्चे को खाली पेट सोने नहीं देती है। तो हम वो योजना लेकर आए, और उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो वह अपने माँ बाप का उधार जिंदगी में तो आप चुका नहीं सकते, लेकिन उनके बुढ़ापे में नौकरी करके पैसा कमा करके उनकी सेवा करता है। तो ये सारी योजनाएं थी जो एक माँ ही समझती है, और दीदी भी माँ का दिल रखती है। और सभी जितनी माएँ हैं मेरे लिए, वो तो देवी का स्वरूप है। यहाँ शांता दुर्गा माँ की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, सरस्वती की होती है, और सारी शक्ति संहार की देवियों के पास है। ये संभवतः जो अपने आप को हिंदू पार्टी बोलते हैं उनको भी नहीं मालूम। और जब सप्तमी की पूजा नवरात्र में होती है तो उस दिन बलि प्रदान भी होता है। तो जब ये लोग कहते हैं कि अरे हम शाकाहारी है, कैसे नवरात्र में ऐसे कर रहे हो, तो उनको पता होना चाहिए, हम लोग का जब उपनयन होता है ना, तो उपनयन में भी बलि प्रदान होता है। आप कोई कबूलते हैं कि अरे हमारे घर में बच्चा या बच्ची हो, या विवाह लड़की का या लड़के का अच्छी जगह हो जाए, उसमें भी कबूलते हैं, उसमें भी बलि प्रदान होता है। और सारी शक्ति माँ के पास है। श्यामा, तारणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, उसी में से माँ दुर्गा है, उसी में से माँ काली है, उसी में से माँ चंडी है, उसी में से माँ वैष्णव है, उसी में से माँ सरस्वती है, उसी में माँ काली है, उसी में माँ नैना देवी है, उसी में चिंतपूर्णी है। आप नाम लीजिए ना। मैं तो खुद देवी का उपासक हूँ, सीता माँ के जन्म स्थान का हूँ, भगवान राम के ससुराल का हूँ। तो मुझसे ज्यादा भारतीयता या सनातन धर्म, हिंदू तो नाम दिया 9वीं शताब्दी में जो हमलावर आए, वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता स नहीं बोलते थे, वो ह बोलते थे, तो वो कहते थे हिंदू दरिया के पार हिंदुस्तान जाना है। बड़ी सीधी बात है। आप वेदों में उठा लें, पुराण में उठा लें, महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। लेकिन अब प्रचलन हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ आए हैं, गोवा के संस्कार, गोवा की संस्कृति, गोवा के तीज त्योहार, गोवा का जो अपना एक अलग, एक सुंदर और रमणीक जो इसका चित्रण है, वो ऐसे ही बरकरार रहे और लोगों की हम सेवा कर सकें। इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये मी चर्चा करतो आहे कीर्ती आझाद यांच्याबरोबर। वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची, कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास। इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। माझ्यासोबत आहेत कीर्ती आझाद आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत त्यांनी गोव्यात तृणमूल काँग्रेसची प्रभारी म्हणून जी सूत्र घेतली आहेत त्या पार्श्वभूमीवर। आझाद साहेब, तृणमूल कांग्रेस ने जो योजनाएं लाई थी अपने इलेक्शन प्रोपोगंडा में, सब सारी योजनाएं अच्छी थी कि लोगों को वो अपील हो रही थी, फिर भी वो लोगों के गले में नहीं उतरी और उसका जो रूपांतर वोटिंग में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो इसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं? एक तो समय हमारे पास बहुत कम था और हम सभी योजनाओं को लेकर के आए थे, और ये सारी योजनाएं हमारे प्रदेश में, जहां हमारा सरकार है, वहां पर बहुत ही सफलता से चल रहा है। सब लोगों को इसका फायदा मिल रहा है।
यहाँ संभवतः समय कम था, लोगों को ऐसा लगा कि आगे कैसे होगा, नहीं होगा, उसको लेकर उनके मन में शंका रही होगी, और यह स्वाभाविक बात है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन हम अब जो आए हैं, तो आगे चुनाव 5 साल बाद फिर होने हैं, लोगों के बीच में जाकर उनकी स्थानीय समस्याओं को समझना, उसको जगाना, लोगों के बीच कहना, चाहे वो मछुआरों का मामला हो, चाहे वह शिक्षकों का मामला हो, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर मामला हो, चाहे वह शिक्षा को लेकर मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के मामला हो, चाहे वह जो हमें केंद्र सरकार ने कहा था 2014 के इलेक्शन में, जब लोकसभा का हुआ था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज देख लीजिए ना, फिर 75 रुपए घरेलू गैस बढ़ गया, कहां 400 रुपए था, सब्सिडी लोगों ने दे दिया, आज 1000 क्रॉस कर गया। पेट्रोल डीजल सैकड़ा मार गया, विराट कोहली 100 नहीं बना पा रहा है, पेट्रोल डीजल ने सैकड़ा मार दिया। जबकि इस समय पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत कम है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक बैरल $140 का मिलता था कच्चे तेल का, आज वो $60 का मिल रहा है, लेकिन फिर भी दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी ओर तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, मोदी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वह जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट दाम बढ़ा रही है। अब वो प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं तो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा रही है। उन्होंने 31% तो सेंट्रल टैक्स बढ़ा दिया है और कहते हैं राज्य सरकार कम कर। राज्य सरकार ने तो अपना टैक्सेस नहीं बढ़ाया, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स बढ़ रहा है उसके कारण से बढ़ रहा है। उनको वैट कम करने के लिए बोला जाए। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे यही बातें चलती हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों के मन में भ्रम जग रहा है। अभी परिस्थिति आप देखते हैं, जो देश के अंदर परिस्थिति बनती चली जा रही है, क्या हम एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को मारते हैं? क्या सत्ता में बने रहने का यही तरीका है? यहां घर में जो माँ बाप ने अपना पेट काट कर, जो गरीब लोग थे जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि बड़े होकर अच्छे सरकारी नौकर करेंगे, अच्छी प्राइवेट नौकरी करेंगे, आज आप बताइए गोवा में कितनी सारी सरकारी जगह खाली, उसको भरा नहीं जा रहा। रेलवे के अंदर लगभग 22 लाख नौकरी पड़ी हुई है, उसको भरा नहीं जा रहा है। तो जिन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी के बारे में बात होती नहीं। वह जो अपने बूढ़े माँ बाप को देखेगा, जिसने पढ़ा लिखा के किया, आज वो नहीं कर पा रहा, अपने घर पर ही बोझ बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आप ये बताइए कि सरकार को कुछ तो जवाब देना चाहिए ना, कि महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी क्यों है, 15 लाख रुपए क्यों नहीं अकाउंट के अंदर आए। इन सबों पे बात नहीं होती, बात दूसरे मुद्दे पर होती है। लोग कहते हैं, एक हिटलर थे, उन्होंने कहा था कि धर्म एक ऐसी अफीम है, जब कुछ ना काम करे तो धर्म की अफीम चढ़ा दे। तो आदमी भूल जाता है कि उसकी नौकरी का क्या होगा, वो भूल जाता है कि बूढ़े माँ बाप की मैं रखवाल कैसे करूंगा, लोग भूल जाते हैं महंगाई क्या है, लोग भूल जाते हैं वो वादे की काला धन आना था, लोग भूल जाते हैं कि 15 लाख रुपया 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में आना था। प्रत्येक व्यक्ति के 6 आदमी, तो 6 आदमी के घर में 15 लाख रुपया आना था। बुलेट ट्रेन आनी थी, स्मार्ट सिटी बननी थी, अनेकों चीज होने थे। दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ और हम ऐसे पढ़ते चले गए, ऐसी परिस्थिति बनती चली गई जिसका प्रभाव लोगों के ऊपर इस गलत तरीके से गोवा में भी बिठा दिया गया। इसका परिणाम हमने देखा। लेकिन अगले 5 साल सभी लोगों के लिए, मैं खुद एक मैथिल ब्राह्मण हूँ, सीता माँ के जन्म स्थान का हूँ, भगवान राम के ससुराल का हूँ, दरभंगा से। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, मैंने देश के लिए खेला, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला। वर्ल्ड कप की टीम 83 की जीती थी, तो उसमें हिंदू थे हम लोग, मुस्लिम थे उसमें सैयद किरमानी, सिख थे उसमें बलविंदर सांधू, और ईसाई थे रॉजर बेनी, सब थे। तो सबने मिलकर, किसी ने तो ये नहीं कहा कि मेरे हिस्से का वर्ल्ड कप दे दो, तो 4 जगह काटना पड़ता ना। वर्ल्ड कप तो हिंदुस्तान लेके आया था ना, भारतवर्ष लेके आया। इसलिए वह एकता गोवा में बरकरार रहनी चाहिए और लोगों की समस्याओं को हम उठाते रहेंगे। आपकी जो पार्टी की जो भूमिका थी वो भी सराहनीय थी। आपने जो विश्लेषण किया वो परिस्थिति ऐसी अभी भी बनी है।
लेकिन इस वातावरण में आपके खुद के पार्टी के जो लोग हैं वो छोड़ के चले जा रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने आईपैक को दोष दिया है, किसी ने नेतृत्व को दोष दिया है। तो इस बारे में आपने भी स्टडी किया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे एक चीज बताइए, हमारे पास तो बड़े अच्छे अच्छे नेता थे, अच्छी जिनकी प्रतिष्ठा थी, वह तो अपने ही काबिल पे जीत सकते थे। हमारी योजनाएं तो सोने पे सुहागा थी, वो क्यों हार गए? वो खुद अपने गरिमान में झांक कर क्यों नहीं देखते कि वो क्यों हारे? हमने तो पूरा समर्थन किया, हमने किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। हम यहाँ पर आए, हम योजनाएं लाए, वो योजनाएं आपको भी अच्छी लगी, आपसे पूछकर लेकर आए थे हम, वो लोग छोड़कर चले गए। अपनी कमजोरी को दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना उचित नहीं है। कम से कम अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि आप में क्या कमी थी। इसलिए दोष देना बड़ा आसान है। उन्होंने गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वाह। अरे गिरते हैं भाई, हम कितनी बार मैच हारे, तो क्या हम घर बैठ गए या हमने इंडियन टीम छोड़ के पाकिस्तान टीम में चले गए? जैसे यहाँ लोग कहते हैं ना, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ है। तो हम तो कहीं बाहर नहीं भागे, हमने मेहनत की, दोबारा किए, तो हम गिरे हैं, इज्जत के साथ गिरे हैं, 8% वोट लेकर के गिरे हैं। हम इस 8% को 28% कर सकते हैं। अगर हम 8 महीने के अंदर 8% कर सकते हैं, तो 60 महीने के अंदर जो अगले बचे हुए हैं, 12 पंजे 60 महीने, उसमें आप सोचिए हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। लोग कहते हैं, मेरे पिताजी कहते थे, जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे मिसेस इंदिरा गांधी के साथ में, वो कहते थे कि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। और जो आदमी मैदान में हारने के डर से नहीं उतरता, वो जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता। हर रात के बाद एक नया सुबेरा है। तो हमारे लिए भी इस हार से हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं, लेकिन ये तो है कि तृणमूल हर घर में चला गया। अब इसी के ऊपर हम बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय समस्याओं को लेंगे, आगे बढ़ेंगे। एकूणच तृणमूलच्या गोव्यातील प्रवेशाची आणि त्याच्या पराभवाची मीमांसा इथं आझाद सरांनी केलेली आहे। आपण यावर आणखी चर्चा करणारच आहोत। वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास। इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। माझ्यासोबत आहेत कीर्ती आझाद, ज्येष्ठ क्रिकेटर आणि या देशातले ज्येष्ठ राजकारणी देखील, आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत तृणमूल काँग्रेसच्या गोव्यातील कामगिरीबद्दल। आझाद सर, आपण चांगलं विश्लेषण केलं की त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर इथं तृणमूलला काय अडचणी आल्या आणि एकूण देशात काय परिस्थिती है। अब पूरे देश में ऐसा माहौल है कि पूरी जनता समस्याओं से जूझ रही है, फिर भी मोदी मोदी ये जयघोष चालू है। आपके बंगाल में तो दीदी ने एक विक्रमी वोट लेके मोदी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी खड़ा करके दिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में जो भी एक विरोध की लहर आनी चाहिए कि वो नहीं आ रही है। इस वातावरण को आप कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी करूंगा मोदी मोदी यदि बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, महंगाई कम हो जाए, 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में आ जाए। साग सब्जियों का हाल देखिए, सरसों का तेल कितना ज्यादा बढ़ गया, तेल वेजिटेबल ऑयल का क्या हाल है, देश में किस प्रकार की परिस्थिति बनी है। अभी भी आदरणीय मोदी जी गए थे, उनका बाहर का कार्यक्रम था, 25 देश के हेड से मिले, 65 घंटे का उनका कार्यक्रम था, वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। यहाँ भी आकर के हमको पता नहीं लगा कि उन 65 घंटों में जो 25 राष्ट्र अध्यक्षों से आप मिले थे, आप क्या योजना हमारे लेकर के आए। यहाँ तक तो प्रेस वाला भी था, वो उन्होंने बोला कि सर हमको अंदर नहीं जाने दिया, तो उन्होंने हे राम न कह के ओ माय गॉड कह दिया। उनके सामने भी नहीं आए, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। मुझे केवल एक कोई अच्छी सी चीज बता दीजिए जो आपने किया। पेट्रोल डीजल की कीमतें हमने तो पहले ही बात की। आप सोचिए पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो किस प्रकार से लोगों को दुख होता है।
महंगाई स्वतः है। अगर ट्रांसपोर्टेशन आपकी सब्जी का, आपके मीट का, आपके दूसरी चीजों का होगा तो वो उसी तरीके से दाम बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन वाला भी दाम बढ़ाएगा क्योंकि उसके डीजल का दाम बढ़ गया है। वह फिर जब मार्केट में आएगा तो वही चीज 25, 30, 40, 50 रुपए ज्यादा होकर होकर बढ़ती चली जाएगी। वह महंगाई की मार पड़ रही है। अब सरकार किस लिए होती है? सरकार इसलिए होती है कि वह लोगों की समस्याओं का निदान कर सके। अब लोग मोदी मोदी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, जरूर मोदी मोदी करो। तुम खाली लगे रहते हो संप्रदायों को लड़ाने के अंदर। अब संप्रदायों को लड़ाने से लोगों का पेट नहीं भरने वाला। कोई बच्चा अपने माँ बाप का पेट नहीं भरने वाला क्योंकि वो बेरोजगार है। इतना सारा होने के बावजूद भी नेशनल मीडिया में इसका कोई चित्र दिखता नहीं। दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य है। आपको याद होगा कि एक बार बोला 2G स्कैम हो गया, 1,76,000 करोड़ का स्कैम हो गया और बीजेपी ने बहुत हल्ला मचाया। 5 पैसा 10 पैसा डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता था, ओ बाप रे बाप क्या हल्ला होता था। फिर उनका कोलगेट हो गया, कोयले का घोटाला हो गया। इन सबों के ऊपर कोर्ट में केस गया। 1,76,000 करोड़ के लिए जो पार्लियामेंट 2-2 महीने नहीं चलने दिया गया था, मैं भी दोषी हूं क्योंकि उस समय बीजेपी में था, मैंने भी नहीं चलने दिया। वो कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके कहा गया ये तो सब गलत है, दोषी है ही नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ। कोयले का मामला गया, उसमें कहा कोयले का कोई घोटाला नहीं हुआ। और वही जो हम देखते थे स्मृति ईरानी जी को, राजनाथ जी को दे उठा के सिलेंडर घूम रहे हैं, आज न जाने क्यों चुप है। सास भी कभी बहू थी, कहां है? तो ये सब चीजें जो हैं, ये स्पष्ट दिखाता है कि आप सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। किसी हद तक आप जा सकते हो, लोगों को भटकाओ, धर्म का अफीम चटाओ, उसी के नशे में पड़ा रहेगा और जब तक संभलेगा तब तक खत्म हो जाएगा। वही परिस्थिति बनी रहेगी। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या आए। और टीएमसी का जब गोवा में प्रवेश हुआ था तब विधानसभा चुनाव जाहिर हुए थे। अब आपकी एंट्री हुई है गोवा में एज ए प्रभारी, तो गोवा के पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं और 2 साल में 2024 में जो गोवा का जनरल, पूरे देश का जो जनरल इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसी का भी अभी से तैयारी सारे पक्ष कर रहे हैं। तो ऐसे समय में आपके सामने क्या क्या चुनौती? देखिए, हम अभी अपने आप को सुदृढ़ करेंगे। हमारे संगठन से जो लोग चले गए हैं, जिनको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ था, स्वार्थ को लेकर हमारे पास आए थे, अच्छा हुआ चले गए। हमको ये तो मालूम है कि जो सही मामले में पार्टी के साथ है वो हमारे साथ में है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एवरी ड्रॉप मेक्स एन ओशन। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। इसी तरीके से होता है। कांग्रेस भी 1885 में राजा महाराजाओं की पार्टी थी, फिर वो धीरे धीरे करके लोग आते गए। फिर महात्मा गांधी आए, उन्होंने आकर के सबको एक उसमें पिरोया, एक से एक बढ़कर थे। सुभाष चंद्र बोस जी थे, सरदार पटेल जी थे, पूरे जगह देश भर के सभी लोग उसके अंदर थे। इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो एक एक करके बूंद बूंद करके घड़ा भरा था ना। तो उसी प्रकार से हम भी आए हैं। हम भी अपने संगठन को यहाँ पे तैयार करेंगे। 24 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वह तो पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में हम इस प्रकार से लड़ेंगे कि सरकार बने और तृणमूल की सरकार जो होगी वह जनता की सरकार होगी। जनता ही एजेंडा तय करेगी कि इस एजेंडे के ऊपर सरकार चलेगी। हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, और जो जो कहेंगे उसके ऊपर हमारी जो जनता एजेंडा तय करेगी वही तृणमूल की सरकार 2027 में उसी को एजेंडा बना करके आगे विधानसभा चलाएगी। गोवा के जो अब जेन्युइन जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे पार्टी कुछ करने का इरादा है? हमारा बिल्कुल, हम सारा इरादा है और वो सभी चीजें जो हमारी यहाँ की स्टेट यूनिट बताएगी वो करेंगे। हम नहीं करेंगे, हम तो एक यूनिट हमारा है, कांग्रेस का गोवा का टीएमसी है, यहीं पे अध्यक्ष यहीं के सभी लोग होंगे, वह तय करेंगे क्या करना है, क्योंकि उनको मालूम है सब कुछ। हम यहाँ हैं मदद के लिए, सहायता के लिए, सहयोग के लिए।
उसको उस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि एक आध अखबार में पढ़ा, लोगों ने कहा कि अरे कीर्ति आजाद को गोवा का अध्यक्ष बना दिया। अरे नहीं भैया, प्रभारी बाहर से ही होता है, स्टेट इंचार्ज बाहर का होता है, बाकी पूरी टीम गोवा की है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कप्तान गोवा का होगा, टीम गोवा की होगी, मैं सिर्फ एक मैनेजर होऊंगा। फिजियोथेरेपिस्ट, कहीं यार सिर में दर्द है, चलो मालिश कर दिया, हाथ में दर्द है, जो मैनेजर और फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। हे होते कीर्ती आझाद. गोव्यातील तृणमूल काँग्रेसची यापुढची वाटचाल कशी असणार आहे, मागच्या चुका ज्या झाल्या त्या टाळून त्या पुढे कशा जाता येईल याबाबतचं सविस्तर विवेचन त्यांनी इथे केलेलं आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या पुढच्या वाटचालीबद्दल त्यांच्या काही खास योजनाही आहेत. मला वाटतं एकूणच या तृणमूलला आता आणखी एक नवा कप्तान मिळाला आहे आणि गोव्यातील लोक आता कीर्ती आझाद यांच्या पुढच्या कृतीकडे नक्कीच लक्ष ठेवून असतील. आझाद सर, आपण मुद्दाम गोवाशी चर्चा केली, आमच्या दर्शकांसाठी चांगली माहिती दिली, त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. हम भी आभारी है, बहुत बहुत आभारी है आपका। थैंक यू, धन्यवाद।